नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में हम बात करेंगे चिंतन के प्रकार की। हम पढ़ेंगे किसके अनुसार? जिम्बार्डो तथा रुक के अनुसार। किसके अनुसार? जिम्बार्डो तथा रुक। देखिएगा इधर, एक्चुअली जब हम चिंतन के प्रकार की बात करते हैं तो प्रकार बहुत सारे हैं, लेकिन जिम्बार्डो और रुक के द्वारा बताए गए प्रकार भी फेमस है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी उठ जाता है और उठ चुका है। ठीक है, तो सिंपल देखिए, जिम्बार्डो और रुक की बात करें, हम बात किसकी करने जा रहे हैं? चिंतन के प्रकार की। तो जिम्बार्डो तथा रुक के अनुसार चिंतन के प्रकार हम देखें तो इन्होंने दो प्रकार के प्रकार बताए हैं। ठीक है, दो प्रकार इन्होंने बताए हैं। किसके? चिंतन के दो प्रकार। पहला इन्होंने बताया है स्वली, जिसे हम काल्पनिक चिंतन भी कह सकते हैं। कौन सा चिंतन? काल्पनिक चिंतन। इंग्लिश में हम कहेंगे ऑटिस्टिक थिंकिंग। क्लियर? नंबर टू इन्होंने बताया है यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन, जिसे हम कहते हैं रियलिस्टिक थिंकिंग। तो जिम्बार्डो और रुक ने दो प्रकार के चिंतन बताए हैं। पहला स्वली या काल्पनिक चिंतन और नंबर टू यथार्थवादी चिंतन। ठीक है, ऑटिस्टिक थिंकिंग एंड रियलिस्टिक थिंकिंग। ये ध्यान रखेंगे। पहले आप पूछ लिया जाए जिम्बार्डो रुक ने कितने प्रकार? दो प्रकार, स्वली एंड यथार्थवादी। अब देखिए स्वली चिंतन किसे कहते हैं। स्वली चिंतन में व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति काल्पनिक तरीके से करता है। काल्पनिक चिंतन जिसमें किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। जैसे आप में से कई बिल्कुल कल्पना करते कि देखना, मेरी जब नौकरी लग जाएगी तो मैं खूब पैसा कमाऊंगा, एक बड़ी सी गाड़ी खरीदूंगा चमचमाती हुई, फिर उसमें बैठूंगा, बगल में गर्लफ्रेंड को बिठाऊंगा, लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगा। ये कौन सा चिंतन है? स्वली चिंतन। कल्पना के घोड़े दौड़ाना, ये कौन सा चिंतन है? स्वली चिंतन। इसमें किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। कौन सा चिंतन? स्वली चिंतन। यथार्थवादी चिंतन, ये रियलिस्टिक थिंकिंग होती है और इसमें किसी समस्या का समाधान भी होता है। कौन से चिंतन में? यथार्थवादी। अब यथार्थवादी में तो जैसे हकीकत में, वास्तविकता में आप कार चला रहे हैं। ठीक है, कार आप ड्राइव कर रहे हैं और चलते चलते कार रुक गई तो आप कार से उतरेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे रुकी। ठीक है, उसका बोनट वगैरह खोल करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, कहीं कोई तार तो नहीं हट गया, कहीं किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई कमी तो नहीं आ गई, वो चेक करने की कोशिश करेंगे और समस्या का क्या करेंगे? समाधान। ये कौन सा चिंतन है? यथार्थवादी चिंतन। नाम से क्लियर हो जाना चाहिए। बिल्कुल स्वली, जैसे हम काल्पनिक चिंतन भी कहते हैं, कल्पनाओं के माध्यम से अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति करना। ठीक है, केवल कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाना कि ऐसा वैसा, कोई समस्या का समाधान नहीं होता इसमें। जबकि यथार्थवादी चिंतन, जो एक्चुअल चिंतन है, रियलिस्टिक चिंतन, इसी में समस्या का क्या होता है? समाधान। क्लियर? तो पूछ लिया जाए जिम्बार्डो तथा रुक ने चिंतन के कितने प्रकार बताए? दो, स्वली चिंतन एंड यथार्थवादी चिंतन। ठीक, तो ये तो अपने आप में अलग है ही। अब हम इसकी बात करें यथार्थवादी चिंतन की। यथार्थवादी चिंतन की हम बात करें तो मनोवैज्ञानिकों ने यथार्थवादी चिंतन को तीन आधार पर समझाया है। कौन से चिंतन को? यथार्थवादी चिंतन को तीन आधार पर समझाया है। नंबर वन, दृश्यता के आधार पर। ठीक है, नंबर टू, दिशा के आधार पर।
दिशा के आधार पर, और नंबर 3 उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, सिंपली देखें, इनकी बात आए, 2 ही प्रकार बताओगे, स्वली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। अब हम यथार्थवादी चिंतन को पढ़ने जा रहे हैं। यथार्थवादी चिंतन, इसकी हम बात करें तो मनोवैज्ञानिकों ने यथार्थवादी चिंतन को 3 आधार पर समझा है, दृश्यता के आधार पर, दिशा के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। क्लियर? तो इन तीनों आधारों की चर्चा हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? दृश्यता के आधार पर। क्लियर? आगे देखिएगा। किसके अनुसार हम बात कर रहे हैं? दृश्यता के आधार पर। दृश्यता के आधार पर यदि हम बात करें तो दृश्यता के आधार पर कितने प्रकार के चिंतन हैं? 2 प्रकार के चिंतन है। किसके आधार पर? दृश्यता के आधार पर। ठीक है, 2 प्रकार के चिंतन। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 की हम बात करें, प्रत्यक्षात्मक। ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं बोधात्मक, या कह सकते हैं मूर्त चिंतन। ठीक है, नंबर 2 प्रत्ययात्मक, या हम इसे कहेंगे अमूर्त चिंतन। इंग्लिश में परसेप्चुअल थिंकिंग। ठीक है, और इसे कहेंगे कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। ठीक है, देखिएगा इधर, दृश्यता के आधार पर हम बात करें, दृश्यता के आधार पर बात करें तो चिंतन 2 प्रकार का बताए गए, प्रत्यक्षात्मक या कह दो बोधात्मक या कह दो मूर्त चिंतन, और नंबर 2 प्रत्यात्मक या अमूर्त चिंतन। नाम बिल्कुल आपने सुना होगा, मूर्त। ठीक है, प्रत्यक्षात्मक, बोधात्मक या कह दो मूर्त चिंतन। इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि मूर्त यानी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षीकरण का महत्व होता है। इसमें सामने कोई चीज है तो देख करके सोचना, विचारना, कौन सा चिंतन कहलाता है? मूर्त चिंतन। कौन सा चिंतन कहलाता है? प्रत्यक्ष चिंतन। ठीक है, सामने कोई चीज है, यानी इसमें प्रत्यक्षीकरण का विशेष महत्व है, प्रत्यक्ष ज्ञान का विशेष महत्व है। कौन से ज्ञान का विशेष महत्व है? प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान का, सामने कोई चीज है, मान लीजिए सामने 2 वस्तुएं हैं तो दोनों में तुलना करना, अंतर करना, समानता असमानता बताना, ये कौन सा चिंतन होता है? मूर्त चिंतन। ठीक है, जबकि अमूर्त किसे कहेंगे? अमूर्त किसे कहेंगे? उद्दीपक की अनुपस्थिति में, उद्दीपक की अनुपस्थिति में किया गया चिंतन। कोई चीज सामने नहीं है, उसी के बारे में सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, ये कौन सा चिंतन होता है? अमूर्त चिंतन। कोई उद्दीपक सामने नहीं है, उद्दीपक अनुपस्थित है, उद्दीपक अनुपस्थित है। ठीक है, और उसी के बारे में सोचना, विचारना, कौन सा चिंतन कहलाता है? अमूर्त चिंतन। बताइए, मूर्त चिंतन कौन सी अवस्था में होता है? शेषावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था? चिंतन की शुरुआत बाल्यावस्था में होती, 7 से 12 में। चिंतन की शुरुआत बाल्यावस्था में होती, वो भी कौन सा चिंतन? मूर्त चिंतन। तो मूर्त चिंतन की शुरुआत कब होती है? मूर्त चिंतन कौन सी अवस्था में होता है? मूर्त चिंतन बाल्यावस्था में। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में होता है। जबकि अमूर्त चिंतन कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था। ठीक है, अमूर्त चिंतन कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था। तो सिंपली ध्यान रखना, दृश्यता के आधार पर 2 प्रकार हैं, मूर्त अमूर्त। प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यात्मक।
शब्दों पर ध्यान देंगे। इंग्लिश में परसेप्शन थिंकिंग और ये है कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। ठीक है, कॉन्क्रीट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कह सकते हैं। क्लियर? मूर्त यानी प्रत्यक्ष, देख करके सोचना विचारना। कौन सा चिंतन? मूर्त। अमूर्त, कोई उद्दीपक सामने नहीं है, उद्दीपक की अनुपस्थिति में किया गया चिंतन। कौन सा चिंतन? अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन बिल्कुल बाल्यावस्था में होता है, जबकि अमूर्त चिंतन किशोरावस्था में होता है। तो ये किसके आधार पर हुए? दृश्यता के आधार पर। दो प्रकार पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे दिशा के आधार पर। किस आधार पर? दिशा के आधार पर। क्लियर? देखिएगा इधर। ठीक है, दिशा के आधार पर हम बात करें तो दिशा के आधार पर चिंतन के प्रकार। दो प्रकार है दिशा के आधार पर भी। अभिसारी चिंतन और दूसरा क्या है? अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन को हम कहेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक, अपसारी चिंतन को हम कहेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग। दिशा के आधार पर दो प्रकार हैं, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत फेमस शब्द है ये, आगे भी इन शब्द का जिक्र होगा। अभिसारी और अपसारी बताऊंगी आगे में कि इन दोनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? गिलफर्ड ने। किसने किया था? गिलफर्ड ने। आगे चर्चा और आएगी, अब यहाँ सिंपली समझिए किसे हम अभिसारी चिंतन कहेंगे और किसे अपसारी चिंतन कहेंगे। अभिसारी चिंतन की यदि मैं बात करूं तो मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि बताइए भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? एक ही जवाब आएगा, एक ही जवाब आएगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी। मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब बना? एक ही आंसर आएगा, 1905। मैं आपसे पूछूं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? एक ही आंसर आएगा, विलियम वुंट। मैं आपसे पूछूं व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? एक ही आंसर आएगा, वॉटसन। क्या दूसरा आंसर आ सकता है? नहीं। ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति यांत्रिक तरीके से सोचता हुआ एक निश्चित उत्तर पर पहुंच जाता है। कौन से तरीके से सोचता हुआ? यांत्रिक तरीके से। यांत्रिक तरीके से सोचना इसमें आता है। एक उत्तर पर पहुंचता है, एक उत्तर यानी एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है और पूर्व निर्धारित तथ्यों पर आधारित। पूर्व निर्धारित तथ्यों पर आधारित। क्लियर? तो अभी सारी को बिल्कुल क्लियर कीजिए। यहां पर याद है तो जवाब दे दोगे, पूर्व तथ्यों पर आधारित जवाब होते हैं। वाटसन तो वाटसन ही आएगा। प्रधानमंत्री का नाम पूछोगे एक ही नाम आएगा, सोचने विचारने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब बना? याद है तो जवाब दे दो, याद नहीं तो बात खत्म। यानी यहाँ यांत्रिक तरीके से सोचता हुआ व्यक्ति एक उत्तर पर पहुंचता है। एक उत्तर, विस्तृत उत्तर नहीं होगा, यहाँ पर एक उत्तर होगा, एक दिशीय होता है, पूर्व निर्धारित तथ्यों पर आधारित। पहले से जो निर्धारित है वो तथ्य आपको बताने हैं। अपने दिमाग का कोई यूज नहीं करना है, ना कोई विस्तृत उत्तर देना है, ना बहुदिशा में सोचना है। ठीक है, ना बहुदिशा में सोचना है। तो ये कौन सा चिंतन होता है? अभिसारी चिंतन। उत्तर की संख्या एक, एक दिशीय। ठीक है, यांत्रिक तरीके से सोचना।
अपनी तरफ से कुछ नवीन, कुछ मौलिक करने की आवश्यकता नहीं होती। ये चिंतन अभिसारी चिंतन। क्लियर? अब आप आइए अपसारी चिंतन। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए पेड़ और मकान के बीच क्या क्या संबंध है, बताइए पेड़ और मकान के बीच क्या क्या संबंध है, तो सोचोगे, विचारोगे, फिर उत्तर दोगे। एक शब्द का उत्तर हो सकता है क्या? नहीं। मैं आपसे पूछूंगी बताइए लकड़ी की छड़ के क्या क्या उपयोग है, बताओ लकड़ी की छड़ के क्या क्या उपयोग है? क्या पिन पॉइंटेड एक आंसर होगा? नहीं। सोचोगे, विचारोगे, फिर उत्तर दोगे। सोचोगे, विचारोगे, फिर उत्तर दोगे, यानी कि यहां पर व्यक्ति उत्तर की खोज में क्या करेगा? चिंतन मनन, चिंतन मनन करेगा, विस्तृत उत्तर देगा, बहुदिशा में सोचेगा, बहुदिशीय। ठीक है। और जो पूर्व निर्धारित तथ्य हैं, पूर्व निर्धारित तथ्यों में नवीन व मौलिक ज्ञान को जोड़ना, ठीक है। यानी जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पिन पॉइंटेड एक आंसर नहीं आएगा, यहां व्यक्ति सोचेगा, विचारेगा, चिंतन मनन करेगा, विस्तृत उत्तर देगा, बहुदिशा में सोचेगा, बहुदिशीय होता है, और पूर्व निर्धारित तथ्यों में कुछ नवीन और कुछ मौलिक ज्ञान को जोड़ करके बताएगा, अपने दिमाग का यूज करेगा, सोचेगा, विचारेगा। ये कौन सा चिंतन होता है? अपसारी चिंतन। ठीक है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आउट ऑफ बॉक्स। ठीक है। आउट ऑफ बॉक्स कौन से चिंतन पर आधारित होगा? आउट ऑफ बॉक्स कौन सा? अपसारी। बॉक्स से हटकर भी नवीन भी सोचता है बच्चा, मौलिक भी सोचता है, वो कौन सा चिंतन होता है? अपसारी। जबकि यहां तो बॉक्स में ही रहता है, यहां तो जो पूर्व निर्धारित है वही उत्तर देगा। याद है उत्तर दे देगा, याद नहीं है तो बात खत्म। बात क्लियर हो गई होगी? क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आप बता दोगे किस चिंतन पर आधारित है। बिल्कुल आपसे पूछ लिया जाए मनोविज्ञान के जनक कौन है, एक आंसर आएगा। कौन सा चिंतन है? अभिसारी। कौन सा चिंतन है? अभिसारी। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? एक आंसर आएगा। एक आंसर आएगा तो कौन सा चिंतन है? अभिसारी। हवा तथा पानी के बीच संबंध बताइए। एक शब्द का आंसर नहीं होगा, विस्तृत उत्तर होगा, सोचने विचारने की जरूरत पड़ेगी। कौन सा चिंतन होगा? अपसारी चिंतन। क्लियर? तो उम्मीद करती हूं अभिसारी और अपसारी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये किसके आधार पर हुआ? दिशा के आधार पर। क्लियर? अब हम चलेंगे उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर चिंतन के प्रकार। ठीक है। किसके आधार पर? उद्देश्य के आधार पर चिंतन के प्रकार। तो उद्देश्य के आधार पर भी चिंतन के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। ठीक है। कितने प्रकार? 2। नंबर 1, समीक्षात्मक या समालोचनात्मक चिंतन। ठीक है। और ये नंबर 1 है, और नंबर 2 है तार्किक चिंतन। इसे हम कहेंगे इंग्लिश में इवैल्यूएटिव थिंकिंग। एंड तार्किक चिंतन को कहेंगे लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है। उद्देश्य के आधार पर भी 2 प्रकार हैं,
समीक्षात्मक कह दो या समालोचनात्मक चिंतन, इवेल्यूटिव थिंकिंग, एंड नंबर 2 तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। क्लियर? अब देखिए, समीक्षात्मक या समालोचनात्मक चिंतन किसे कहेंगे? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के गुण दोष, ठीक है, गुण दोष की समीक्षा करते हुए उसे सही या गलत बताना क्या कहलाता है? समीक्षात्मक चिंतन। ठीक है, गुण और दोष को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? गुण, गुण व दोष। ठीक है, इसके अलावा कोई बात हुई तो उसके क्या या कैसे और क्यों आदि प्रश्नों के उत्तर पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। सिंपल ध्यान रखना, समीक्षात्मक, समालोचनात्मक, कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी घटना है, दो पक्ष होते हैं, गुण भी और दोष भी। ठीक है, उन गुण दोष की समालोचना करते हुए उसे सही या फिर गलत बताना। और कोई बात हुई तो कैसे और क्यों आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। किसके अंतर्गत? समीक्षात्मक या समालोचनात्मक के अंतर्गत। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में समालोचनात्मक टिप्पणी लिखिए, ये चीज आती है। ठीक है, समालोचनात्मक टिप्पणी लिखिए किसी भी निबंध पर, या किसी, मान लीजिए कि आपको एक बुक दे दी गई, एक किताब दे दी गई और आपसे कहा गया कि इसकी समीक्षात्मक टिप्पणी हमें चाहिए, समालोचनात्मक टिप्पणी हमें चाहिए, तो आप उस बुक को देखोगे और उस बुक में आपको बहुत सारे गुण भी दिखाई देंगे, तो अवगुण भी दिखाई देंगे, अच्छाई भी दिखाई देगी, बुराई भी दिखाई देगी। तो आप समालोचना करेंगे कि उसमें क्या क्या तो गुण है और क्या क्या उसमें अवगुण है, क्या क्या उसमें दोष है। फिर उसे बताएंगे कि कितने परसेंट सही है और कितने परसेंट गलत है। यानी गुण दोष की समीक्षा करते हुए उसे सही और गलत बताना, ये कौन सा चिंतन होता है? समीक्षात्मक या समालोचनात्मक चिंतन। क्लियर? अब इधर आइए, तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन एक तो ये उच्च स्तर का चिंतन है, उच्च स्तर का चिंतन, और इसमें समस्या समाधान के लिए कार्य कारण, ठीक है, कार्य कारण संबंध को ज्ञात किया जाता है। और एक नाम सुना होगा आपने, जॉन ड्यूवी, है ना। ये जॉन ड्यूवी, कई बार आपको डीवी लिखे हुए मिल जाते हैं, डीवी लिखे हुए मिल जाते हैं। इन्होंने तार्किक चिंतन को क्या कहा है? इन्होंने तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तार्किक चिंतन पूछ लिया जाए, तार्किक चिंतन तो बिल्कुल तार्किक चिंतन, समीक्षात्मक चिंतन, ये सारे चिंतन होने लग जाते हैं कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। मूर्तवी और अमूर्तवी दोनों प्रकार के चिंतन इसमें शामिल होते हैं। ये उच्च प्रकार का चिंतन होता है। ठीक है, चिंतन नहीं भाई, चिंतन। उच्च प्रकार का चिंतन होता है, और इस प्रकार के चिंतन में किसी समस्या का क्या होता है? समाधान होता है। तार्किक चिंतन में आपको ध्यान रखना है, उच्च प्रकार का चिंतन है, समस्या समाधान के लिए कार्य कारण संबंध पर फोकस किया जाता है। कार्य कारण, ठीक है, कार्य कारण संबंध पर फोकस किया जाता है। और जॉन ड्यूवी ने इसे विचारात्मक चिंतन का नाम दिया है। किसने? जॉन ड्यूवी ने। जो डीवी भी लिखे आ जाते हैं, उन्होंने तार्किक चिंतन को कौन सा नाम दिया है? विचारात्मक चिंतन का नाम दिया है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल है, दृश्यता के आधार पर दो प्रकार हमने देखे हैं, मूर्त और अमूर्त।
दिशा के आधार पर दो प्रकार हमने देखे, अभिसारी और अपसारी। किसके आधार पर? दिशा के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर हमने देखे समीक्षात्मक और कौन सा चिंतन? तार्किक चिंतन। जितनी जितनी बातें आपको बताई जा रही पिन पॉइंटेड उतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? अब ये जो तार्किक चिंतन है, सिंपली ध्यान रखना, तार्किक चिंतन के भी दो प्रकार हैं, आगमनात्मक और निगमनात्मक। किसके? तार्किक चिंतन के। देखिएगा इधर, तार्किक चिंतन की हम बात कर रहे हैं तो इसके भी कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। पहला आगमनात्मक और दूसरा निगमनात्मक। ठीक है? इंडक्टिव, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। नाम आपने सुना ही होगा, आगमन और निगमन। आगमनात्मक चिंतन और निगमनात्मक चिंतन, ये तार्किक चिंतन के प्रकार बताए गए हैं, आगमनात्मक चिंतन और निगमनात्मक चिंतन। जैसा कि आपको पता है, आगमन की यदि हम बात करें, आगमन की यदि हम बात करें तो आगमन में पहले क्या होते हैं? उदाहरण, और उदाहरण से नियम। ठीक है? जबकि इधर क्या होता है? पहले नियम, नियम से उदाहरण। सबसे मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है, आगमन में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और उसके बाद नियम बताए जाते हैं, जबकि निगमन में पहले नियम और फिर उदाहरण। ठीक है? बात समझ में आ रही है? यहां आप देखिए, ये मैं आगमन की बात कर रही हूं आपसे यहां, और ये क्या है? निगमन। ठीक है? आगमन में उदाहरण से नियम, और इधर नियम से उदाहरण। ये बात क्लियर है? अब देखिए, आप मुझे बताइए, उदाहरण सरल होते हैं या जटिल? सिंपल उदाहरण ही जटिल होंगे तो उदाहरण देने का फायदा क्या है? उदाहरण कैसे होते हैं? सरल। तो यहां शिक्षण सूत्र कौन सा लागू हुआ? सरल से जटिल, सरल से जटिल। ठीक है? बताइए, उदाहरण को हम मूर्त रूप में लेंगे या अमूर्त रूप में? मूर्त रूप में। तो स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म। उदाहरण ज्ञात होते हैं अज्ञात? ज्ञात होते हैं, तो ज्ञात से अज्ञात। उदाहरण सामान्य होते हैं या विशिष्ट? उदाहरण हमेशा विशिष्ट होते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहां शिक्षण सूत्र कौन सा लागू होगा? विशिष्ट से सामान्य। ठीक है? उदाहरण से नियम, तो आगमन में ये वाले शिक्षण सूत्र लागू होंगे, सरल से जटिल, स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात और विशिष्ट से सामान्य। और इसके उल्टे इधर हो जाएंगे भाई। कैसे होंगे? ये सरल से जटिल है तो ये कैसा हो जाएगा? जटिल से सरल। ठीक? सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल, अज्ञात से ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, और सामान्य से विशिष्ट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? आगमन में ये चीज होती है और निगमन में ये चीज होती है। ठीक है? यहां पहले उदाहरण होता है, पहले स्पष्टीकरण होता है। ठीक है? यहां पहले क्या होता है? स्पष्टीकरण होता है, और स्पष्टीकरण से ही किस तक पहुंचते हैं? निष्कर्ष तक। किसमें? आगमन में।
पहले स्पष्टीकरण होगा, पहले उदाहरण दिए जाएंगे, उदाहरण से सारी चीज स्पष्ट होगी, उसके बाद क्या बन जाएगा, नियम। ठीक है, उसके बाद क्या बन जाएगा, नियम बन जाएगा। पूरा स्पष्टीकरण होगा पहले, है ना। पूरा स्पष्टीकरण होता है कि जैसे उड़ने वाली बात है तो जैसे बच्चे को पहले बताया जाता है, बेटा कबूतर भी क्या करता है, उड़ता है, चिड़िया क्या करती है, उड़ती है, कौवा क्या करता है, उड़ता है। तो नियम बन गया कि पक्षी उड़ते हैं, लेकिन पहले स्पष्टीकरण हुआ कि देखो कौवा उड़ता है, चिड़िया उड़ती है, कबूतर उड़ता है, तोता उड़ता है, मैना उड़ती है, तो बेटा उड़ते कौन है, पक्षी उड़ते हैं। निष्कर्ष क्या निकल गया कि पक्षी उड़ते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पूरी तरह से पहले स्पष्टीकरण होता है और फिर क्या निकलता है, निष्कर्ष। जबकि यहाँ पहले नियम लागू होता है, पक्षी उड़ते हैं। अब इस बात को क्या करना है, स्पष्ट करना है। ठीक है, स्पष्ट करना है। तो यहाँ पहले नियम बनते हैं और उसके बाद उनका क्या होता है, स्पष्टीकरण। पहले नियम होगा फिर उनका स्पष्टीकरण होगा। तो सिंपली ध्यान रखेंगे, आगमन में ये सारी चीजें आएगी, निगमन में ये सारी चीजें आएंगी। इसी के साथ चिंतन के प्रकार हो जाते हैं कंप्लीट। तो चिंतन के प्रकार आपने देखे, वापस से एक बार चिंतन को देख लीजिए। सिंपल, जल्दी से देखेंगे हम। चिंतन में सबसे पहले व्यक्ति के सामने क्या आती है, समस्या, और समस्या किसको जन्म देती है, चिंतन को। तो चिंतन की सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है, समस्या। तो चिंतन एक अदृश्य व अव्यक्त व्यवहार है, प्रतीकों का प्रयोग इसमें होता है। ये एक समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है, मानसिक क्रिया है, ज्ञानात्मक पक्ष है। पहली आवश्यकता समस्या है, इसमें बाहरी गत्यात्मक क्रियाएं बंद हो जाती है। तो चिंतन एक गत्यात्मक खोज नहीं है, बल्कि कौन सी खोज है, मानसिक खोज है। क्लियर। फिर हमने सिंपली क्या देखी थी, चिंतन की परिभाषाएं। गेरिट ने क्या कहा, गेरिट का कहना है चिंतन का दृश्य व अव्यक्त व्यवहार है, जिसमें प्रयोग किसका होता है, प्रतीकों का। क्लियर। मोहसिन, चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है, ये किसने कहा, मोहसिन ने। रोस, चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पक्ष है, ज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है, क्लियर है। फिर हमने चर्चा की थी किसकी, चिंतन के साधन कितने होते हैं, 4, याद रखना। बिंब या प्रतिमा, चिन्ह कह दो, संकेत कह दो या प्रतीक कह दो, भाषा, और नंबर 4 संप्रत्यय। चिंतन के साधन बिल्कुल ध्यान रखेंगे, चारों चिंतन के क्या है, साधन है। चिंतन के साधनों के बाद हम चले थे, किस पर चले थे, प्रकार पर। किस पर चले, प्रकार पर। जिम्बार्डो तथा रुक ने चिंतन के कितने प्रकार बताए, 2, स्वली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। समस्या का समाधान किस में होता है, यथार्थवादी में। समस्या का समाधान नहीं होता किसमें, स्वली में। इच्छाओं की पूर्ति काल्पनिक तरीके से स्वली में होती है। क्लियर। यथार्थवादी चिंतन को 3 आधार पर हमने समझा, दृश्यता के आधार पर, दिशा के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। क्लियर। तो सबसे पहले किसके आधार पर समझा, दृश्यता के आधार पर। और दृश्यता के आधार पर चिंतन 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्षात्मक के 2, बोधात्मक या मूर्त चिंतन, और दूसरा प्रत्यात्मक या अमूर्त चिंतन, परसेप्चुअल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। ठीक है, मूर्त और अमूर्त, ये 2 प्रकार किसके आधार पर है, दृश्यता के आधार पर। उसके बाद दिशा के आधार पर 2 प्रकार पढ़े हमने, अभिसारी और अपसारी, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। किसके आधार पर, दिशा के आधार पर। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े थे उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर भी 2 प्रकार हमने पढ़े, समीक्षात्मक या समालोचनात्मक चिंतन, और दूसरा पढ़ा हमने तार्किक चिंतन। ठीक। तार्किक चिंतन के भी सिंपल 2 प्रकार हमने पढ़े, कौन कौन से, आगमनात्मक चिंतन और निगमनात्मक चिंतन। यहां तक की बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है। अब जैसा कि हमने चिंतन पढ़ा, और अब हमें जानना यह है कि अधिगम में चिंतन की क्या भूमिका है। ठीक है, अधिगम में चिंतन की क्या भूमिका है, अब हमें ये जानना है। अब हम बात करने जा रहे हैं चिंतन एवं अधिगम की। ठीक है, चिंतन एवं अधिगम। तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि चिंतन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण साधन है।
वही व्यक्ति उचित प्रकार से अधिगम कर सकता है जो उचित प्रकार से चिंतन करना जानता है। बिल्कुल, मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी माना जाता है और जो व्यक्ति जितना अच्छा चिंतन करना जानता है वो उतना ही अच्छा अधिगम कर पाएगा। और जो व्यक्ति उचित, क्रमबद्ध और तार्किक चिंतन करना जानता है, ऐसा व्यक्ति इस प्रजातांत्रिक समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चिंतन करना हमें आना चाहिए। अगर चिंतन क्षमता हम में है तो हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का क्या कर सकते हैं, समाधान। और ये चिंतन क्षमता हम मनुष्यों में है, जानवरों में नहीं। बिल्कुल, हम अपने मानसिक स्तर की तरफ बहुत अच्छा चिंतन करके बड़ी से बड़ी समस्याओं का क्या निकाल सकते हैं, समाधान। लेकिन क्या चिंतन क्षमता प्रत्येक मानव में होती है, प्रत्येक इंसान में होती है, प्रत्येक व्यक्ति में होती है? नहीं। कुछ व्यक्ति चिंतन करना नहीं जानते। आपके साथ कोई समस्या आ गई तो आपने अपने घर वालों से कहा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मैं अपने उस साथी के पास जा रहा हूं क्योंकि वो जरूर मुझे समस्या का क्या बता देगा, समाधान। तो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि अरे आपके पास वो आप जो साथी है जो पास में ही रहता है उससे पूछ लो ना। तो क्या कहते हो आप कि उससे, कि उसके दिमाग में तो विचार तक नहीं उठते, वो क्या मुझे समस्या का समाधान बताएगा। यस, होता है, कईयों के दिमाग में विचार ही नहीं उठते हैं। समस्या का समाधान करना तो बहुत दूर की बात है। तो बच्चों, छोटे से ही हमें बच्चों में चिंतन क्षमता का विकास करना होता है। छोटे से टीचर्स को और पेरेंट्स को ध्यान देना होता है कि हम बच्चे में किस प्रकार से चिंतन क्षमता का विकास करें। जैसा कि आज स्कूल्स में आप देख रहे होंगे, रटंत प्रणाली नहीं है, आज रटवाया नहीं जाता आज बच्चों को। पहले तो इंग्लिश की स्पेलिंग की हम बात करें तो रटवाई जाती थी, APPLE एप्पल, 10 बार बोलो APPLE एप्पल, रटवाया जाता था। आज स्पेलिंग्स भी रटवाई नहीं जाती, वो बिल्कुल फोनेटिक सिंबल के आधार पर, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर बच्चा अपने आप स्पेलिंग को फ्रेम करना सीख जाता है। आज बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं जिनके द्वारा बालक की चिंतन क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। आज बच्चों के लिए इतने तरीके के गेम्स हैं, वो गेम्स बच्चे के सामने लाकर रख दो, बच्चे के लिए गेम होगा, बच्चे के लिए सरप्राइज होगा और बच्चा उस गेम को खेलेगा तो चिंतन क्षमता का क्या होगा, विकास होगा। आज चिंतन क्षमता के विकास करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं और हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि काबिल बनाओ बच्चे को, इंटेलिजेंट बनाओ बच्चे को। मेडल जीतने के लिए प्रेरित नहीं करना है, बच्चे को काबिल बनाना है, जी लेगा जीवन बहुत अच्छे से। काबिल हमें बनाना है, रट्टू तोता हमें नहीं बनाना है। रट ले रट ले रट ले और एग्जाम में मार्क्स लेकर के आजा। हाँ, टॉप कर लिया हमारे बच्चे ने तो क्या हुआ, टॉप कर लिया तो क्या हुआ, रट कर के टॉप कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें इतराने की आवश्यकता भी नहीं है। अरे चिंतन क्षमता का विकास करो बच्चों में, इंटेलिजेंसी का विकास करो बच्चों में, सोचने समझने की पावर का विकास करो बच्चों में। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए टीचर्स को, पेरेंट्स को कुछ उपाय अपनाने चाहिए। तो एक बालक में चिंतन क्षमता का विकास करने के लिए हम क्या क्या उपाय अपना सकते हैं, देखिएगा इधर। चिंतन क्षमता का विकास करने के लिए प्रत्यक्षीकरण एवं अनुभव का विकास बच्चे में करें। प्रत्यक्षीकरण यानी कि बिल्कुल कोई भी ज्ञान आप दे रहे हैं, दिखा करके दो उसे, बच्चा देखेगा तो ज्यादा सोचेगा, ज्यादा विचारेगा और ग्रहण करेगा। अनुभव का विकास उसमें होगा क्योंकि आपने अनुभव करवाया है। प्रैक्टिकली बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, थ्योरेटिकली मत सिखाओ, बच्चे के सामने रख दो। सीधी सी बात है, एक तो आता है बना बनाया घर गुड़िया का, वो बना बनाया घर ला करके आपने बच्चे को दे दिया, और एक आता है कि बच्चे को घर जोड़ जोड़ के बनाना होता है, जोड़ तोड़ करके घर बनाना होता है, उसमें सिंबल्स दिए होते हैं कि कहाँ क्या
अटैच होगा, कहाँ क्या जोड़ेगा, तो आप वैसा ला करके दें। बच्चा सोचेगा, विचारेगा कहाँ क्या जोड़ना है, घर कैसे बनाना है, तो प्रैक्टिकली करवाएं बच्चे को। घर ला कर दे दिया ऐसा कैसा बना बनाया, क्या चिंतन क्षमता का विकास होगा। तो कहने का मतलब ये है, दिखाओ, दिखा करके ज्ञान दो, बच्चे को अनुभव कराओ, प्रैक्टिकल करके वो सीखेगा तो चिंतन क्षमता का क्या होगा, विकास होगा। नेक्स्ट, बच्चे में भाषा का विकास करें। किसका विकास? भाषा का। बहुत योगदान होता है भाषा का, लैंग्वेज का चिंतन में। जब बच्चा चिंतन करता है तो भाषा का प्रयोग होता है, और यदि बच्चे के पास शब्दावली कम होती है तो चिंतन करने में भी क्या आती है, बाधा आती है। शब्दावली बच्चे के पास होनी चाहिए, भाषा का विकास बच्चे में होना चाहिए। ठीक है, रटने की आदत को दूर करें। रटने की आदत को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का जो समय चल रहा है वो रटन प्रणाली पर आधारित नहीं है। रटने वाला बच्चा कभी जीवन में सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाएगा। रटन प्रणाली को दूर करें, चिंतन क्षमता का बच्चे में क्या करें, विकास करें। बच्चे में रुचि व जिज्ञासा जागृत करें। इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए, क्योंकि वो काम बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है जो इंटरेस्ट के साथ सीखा जाता है, जिज्ञासा के साथ सीखा जाता है। तो हताश निराश ना हो बच्चा। रुचि जागृत करना बहुत जरूरी है, जिज्ञासा जागृत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा बच्चे को वाद विवाद, तर्क वितर्क के अवसर प्रदान करें। ठीक है, बच्चे साथ वाद विवाद करें, तर्क वितर्क करें, बच्चा सोचेगा, विचारेगा और चिंतन क्षमता का उसमें क्या होगा, विकास होगा। इसके अलावा आप बच्चे को उत्तरदायित्व के कार्य आप सौंपे, जिम्मेदारी का कार्य उसे दें। बच्चा जब कोई जिम्मेदारी का कार्य करेगा तो बिल्कुल वो सोचेगा, विचारेगा और चिंतन क्षमता का क्या होगा, उसमें विकास होगा। कहने का मतलब है ये कि हम काफी एक्टिविटीज के द्वारा बच्चों में चिंतन क्षमता का क्या कर सकते हैं, विकास। तो आपको उन सभी एक्टिविटीज को, ये सारी चीजें पढ़ने की नहीं होती हैं, ये सारी चीजें यहाँ होनी चाहिए। जैसा हम पढ़ रहे हैं उसे अप्लाई भी करें। हम भी सारी चीजों को रटे क्यों? यहां से सोचो, यहां से कि एक बच्चे में हम चिंतन क्षमता का विकास कैसे कर सकते हैं। हम रटा कर तो बच्चे में चिंतन क्षमता का विकास नहीं कर सकते हैं। हम थ्योरेटिकल ज्ञान देकर तो बच्चे में चिंतन क्षमता का विकास नहीं कर सकते हैं। बच्चे को जो सिखाओ प्रैक्टिकली सिखाओ, बच्चे को करके सिखाओ, बच्चे को वो दिखाओ। बच्चे से बोलो कि बेटा इसे कर। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट अपनाओगे तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। जिम्मेदारी के कार्य बच्चों को दे, उत्तरदायित्व के कार्य बच्चों को दे। तो इस तरह से हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से बच्चों में चिंतन क्षमता का विकास कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। चिंतन क्षमता का विकास बच्चे में होगा तो वो बच्चा रुकेगा नहीं, कहीं भी कैसे भी कुछ भी करेगा, बहुत अच्छे से जीवन यापन कर सकता है ऐसा बच्चा जिसमें हमने किसका विकास कर दिया, चिंतन क्षमता का विकास। तो इसी बात के साथ अब हमारा चिंतन टॉपिक पूरी तरह से हो जाता है कंप्लीट। धन्यवाद विद्यार्थियों। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें VJ एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस ऑन 9587 305 306।